कैसे हो बच्चों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे इस चैनल का नाम है NCERT हिंदी बाय कुमार 078। ये इस चैनल का जो नाम है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा और वीडियो के फुट नोट में, यानी जब वीडियो चालू होगा तो सबसे नीचे भी आपको ये नाम आपको दिख रहा होगा। इस नाम को आप जैसे ही हैशटैग लगा के आप गूगल सर्च बॉक्स में डालेंगे, आपको आसानी से इस चैनल पर उपलब्ध सारे वीडियो एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 6 हिंदी से चांद से थोड़ी सी गप्पें ये कविता लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस कविता को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये बहुत आसान कविता है, बहुत मज़ेदार कविता है और जब आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, MCQs उसमें आते हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न जिनको हम हिंदी में बोलते हैं। इसके अलावा बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपको उत्तर लिख करके अपलोड करना होता है। तो दोनों ही स्थितियों में आप अपने उत्तर देने में सक्षम बन पाएंगे। तो शुरू करते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पें, यानी चांद से कौन गप्पे लगा सकता है? जाहिर सी बात है, हम नहीं लगा सकते। चांद तो कोई जिंदा इंसान तो है नहीं, लेकिन कविता में कल्पना की जाती है, इमेजिनेशन के द्वारा कुछ बातें की जाती हैं। गप्पे का मतलब है बातचीत करना। और कौन कर रहा है? 10-11 साल की एक लड़की चांद से बातें कर रही है। अब प्रश्न भी बन सकता है कि चांद से गप्पे कौन कर रहा है? तो 10-11 साल की लड़की भी उत्तर हो सकता है, एक लड़की उत्तर भी हो सकता है, लड़की उत्तर भी हो सकता है। चांद से थोड़ी सी गप्पे, गप्पे शब्द का क्या अर्थ है? बात करना भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से MCQs में प्रश्न आते हैं। अब हम देखते हैं आगे कवि ने क्या लिखा है। वो जो लड़की है 10-11 साल की, वो चांद से बात कर रही है और वो कहती है, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। पहले पूरे पढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, पोशाक मतलब उसके जो वस्त्र हैं उसकी बात की जा रही है। सिमत का मतलब है दिशाएं, जो चार हमारी दिशाएं होती हैं उसकी बात हो रही है। जो चारों तरफ, ये मान के चलिए चारों तरफ आपने अपनी पोशाक को फैलाया हुआ है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब ये जो कविता है, जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने कहा है, ये कल्पना पर आधारित है। ये जो बच्ची है 10-11 साल की, वो ऐसा मानकर चलती है जैसे चांद उससे बात कर रहा है। बच्चे तो आपको पता है कि बच्चे हर चीज़ को ऐसा लगता है कि उनसे बात करती है। वो किताबों से भी बात करते हैं, एनिमल से भी बात कर लेते हैं, पेड़ पौधों से भी बात कर लेते हैं। तभी तो आपने देखा है कि मम्मी, दादी, नानी हमें कहानियाँ भी सुनाती हैं जिसमें कहा जाता है, चंदा मामा दूर के चंदा मामा आ जाओ। अब चंदा को भी जब मामा कह सकते हैं तो जाहिर सी बात है भाई कि बच्चे हर चीज़ से बात कर सकते हैं। तो कुछ इसी बात को ध्यान में रखते हुए कवि ने कविता लिखी है। अब हम इस कविता की व्याख्या करेंगे, यानी कि हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। वो कहती है लड़की चांद से, गोल हैं खूब मगर आप खूब गोल हैं, बिल्कुल गोल हैं। आप तिरछे नजर आते हैं जरा, लेकिन आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। ये माना गया है कि जो पूरा आकाश है ना, उसमें दुनिया भर के जो तारे, स्टार्स नजर आते हैं। पूरे जो आकाश है उसको वस्त्र मान लिया है लड़की ने, इस बच्ची ने। और उसको, उस वस्त्र को किसने पहना है? चांद ने पूरे वस्त्र को पहन लिया, यानी पूरे आकाश को वस्त्र मान लिया है और इस वस्त्र को चांद ने पहना हुआ है।
तारों जड़ा, यानी कि बहुत से जो तारे नजर आते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा वस्त्र पहन रखा है चांद ने जिस पे बहुत सारे तारे जड़े हुए, जड़े मतलब एम्ब्रॉयडरी, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। यानी कि जो गोल गोल चांद दिखता है इसको कहा गया है कि ये सिर्फ मुंह है, बाकी का जो आकाश है वो उसके वस्त्र हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, इसका अर्थ हुआ कि जो आकाश है, आप बच्चों जहाँ तक नज़र डालते हैं आकाश वहाँ तक नज़र आता है, दूर दूर तक आपको आकाश ही आकाश दिखता है। तो ये कल्पना की है और ये बच्ची बोलती है कि आप चंद्रमा जी, हे चंदा जी, आपने क्या किया है, अपनी पोशाक को, अपने वस्त्रों को आपने चारों तरफ फैला रखा है, यानी कि आकाश तो चारों तरफ फैला हुआ है, उसकी बात की जा रही है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है गो की हालांकि। अच्छा, आप तो तिरछे नजर आते हैं। आपको पता है कि जब चांद होता है तो बिल्कुल बीच से तो निकलता नहीं, साइड से निकलता है, कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है, तो बिल्कुल सीधा नहीं दिखता है कि सर से, बिल्कुल आपको सर पे कभी नहीं दिखेगा, साइड से निकलता हुआ चला जाता है। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि आप थोड़े तिरछे नजर आते हैं, सीधे नजर नहीं आते हैं। इसका ये भी अर्थ हो सकता है जैसे कि कभी वो छोटे बड़े भी होते रहते हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। लड़की कहती है कि अच्छा, आप क्या मुझे मूर्ख समझते हो, जैसे मुझे पता ही नहीं कि आपको तो एक बीमारी है। और बीमारी क्या है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, जब तक नहीं तब तक आप बिल्कुल गोल ना हो जाएं, आप बढ़ते ही चले जाते हैं। यानी कि क्या कह रही है, जब घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। इस घटने और बढ़ने को ये जो बच्ची है वो कह रही है चांद आपको ये बीमारी है घटने बढ़ने की, जबकि हम जानते हैं कि एक साइंटिफिक है, चांद घटता है और बढ़ता है, इसके पीछे आपको पता है जो बीच में पृथ्वी की छाया पड़ती है उससे ये संभव होता है, सूर्य के और चंद्रमा के बीच में। लेकिन यहाँ पर हम कुछ और देख रहे हैं क्योंकि कल्पना कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो कुछ और भी हम आपके बहुत महत्वपूर्ण बातें अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, पहले हम इसको थोड़े से समाप्त कर लेते हैं। कविता तो छोटी सी है लेकिन इसमें बहुत सारे जो अर्थ छुपे हुए हैं उसकी भी हम बात करेंगे। अब वो लड़की ने क्या कहा, बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। यानी कि जब आप बढ़ते चले जाते हैं तब तक बढ़ते हैं जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाए। अब जब ये चांद गोल हो जाता है बच्चों, तो उस दिन को हम बोलते हैं पूर्णमासी। पूर्णमासी की रात बोलते हैं, कई लोग पूनम की रात भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फुल मून नाइट कहा जाता है। अब जब घटते चले जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है चंद्रमा बिल्कुल गायब हो जाता है, नहीं दिखता है। जो जब नहीं दिखता है उस वाले दिन को हम, उस वाली रात को हम बोलते हैं अमावस की रात, अमावस्या बोलते हैं। अमावस्या मतलब जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता है, उसके ठीक अगले दिन आपको छोटा सा दिखेगा, बिल्कुल छोटा सा चंद्रमा का टुकड़ा सा आपको दिखेगा। आपने सुना होगा ईद का चांद जब निकलता है, वो भी इसी को ही बोलते हैं। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब ये जो घटना बढ़ना है इसको जो बच्ची है मरज बोले, मरज का अर्थ होता है बच्चों एक बीमारी, जो ऊपर बीमारी शब्द आया ना उसका ही ये पर्यायवाची शब्द है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मरज का पर्यायवाची क्या है या मरज का अर्थ क्या है, तो आप समझ जाइए बीमारी है। या पूछा गया कि बीमारी का पर्यायवाची क्या है, तो आप मरज बोलेंगे। बीमारी के लिए एक और शब्द कविता में यूज हुआ है, वो क्या है, तो आप मरज बोलेंगे। अब याद रखिए मरज नहीं है मरज, जो उर्दू का शब्द है, तो आपको उसका उच्चारण भी उसी तरह से करना होगा। और एक और प्रश्न बन जाता है इस कविता के कवि कौन है, तो आप देखिए नीचे लिखा हुआ है शमशेर बहादुर सिंह इस कविता के कवि हैं। आप कविता को बार बार सुनिए और वीडियो को बार बार देखिए, आपको पूरी कविता आसानी से समझ आ जाएगी। प्रश्नों की बात कर लेते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कुल का मतलब है टोटल पूरा आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है, ऑप्शन दे दिए। चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो। अब इसमें क्या कहा गया कि आप पहने हुए कुल आकाश के द्वारा लड़की क्या कहना चाहती है, तो दो ऑप्शन दे दिए कि चांद ने तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा हुआ है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। अब आप देखिए, आप क्योंकि कल्पना पर आधारित ये कविता है तो आप दोनों को जोड़ करके भी उत्तर
दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ये भी पूछा गया आप किसे सही मानते हैं। तो आप इसमें बोल सकते हैं कि हम दोनों को सही मानते हैं, क्योंकि कल्पना पर आधारित है कविता। तो जो चांद है उसने तारों जड़ी हुई चादर ओढ़ करके वो बैठा हुआ है, यानी कि जो पूरा का पूरा जो आकाश है वो कपड़े के समान है, चादर के समान है, पोशाक के समान है, ये इसलिए हम इसको सही मानेंगे। दूसरा है चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, यानी आकाश की बात की जा रही है जिसमें बहुत सारे तारे जड़े हुए हैं। सवाल यह है कि जब आप किसी बात को सही मानते हैं तो उसके पीछे तर्क क्या देते हैं। आप चाहे तो नीचे वाले को भी सही मान सकते हैं, चाहे तो आप दोनों को सही मान सकते हैं। जो मैंने बताया वो आप उसमें लॉजिक ज़रूर दें, यानी कारण ज़रूर बताएं। उसके बाद अगला देखिए, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। दिन पूर्णिमा, पूर्णिमा का दिन चांद क्या होता है, पूरा गोल होता है, पूरा फुल मून नाइट उसको बोलते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच का मतलब है 8वें दिन से और 15वें दिन के बीच में, यानी कि चंद्रमा उस समय आधे से पूरे की तरफ जाता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच में जब चंद्रमा बिल्कुल 0 से आधे तक जाता है, यानी कि 0 से आधे तक जाता है। तो आप इसमें कुछ भी इमेजिन इसमें कर सकते हैं, ये टोटली आपको अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ एक बात ध्यान रखना, इस कविता से आप बहुत कुछ और भी सीखेंगे। इसके लिए आप अपने घर में दादी नानी कोई बहुत बड़े बुजुर्ग है, अपनी माता जी से बात कीजिए, आपको चंद्रमा के बारे में बहुत सी जानकारी मिलेगी। जो हमारे हिंदू धर्म के यानी हिंदी के जो महीने हैं उनको हम चंद्रमा से ही काउंट करते हैं, सूर्य से काउंट नहीं करते हैं। तो यानी चंद्रमा के हिसाब से हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं, चंद्रमा के हिसाब से सारी तिथियां होती हैं। चंद्रमा जिस जिस राशि में जिस नक्षत्र में वो अपना विचरण करता है, चलता है, ये अलग बातें। बस इतना आप समझिए कि जो हमारे त्यौहार हैं वो चंद्रमा की गति के स्पीड के अकॉर्डिंग ही हम मनाते हैं। हमारी जो जन्म राशियां होती हैं वो भी चंद्रमा की गति से निर्धारित होती हैं। तो इसके लिए विस्तार से आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे तो आपको अतिरिक्त जानकारी मिलेगी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो गहराई से जानना चाहते हैं। कुछ बच्चे सिर्फ छोटी सी कविता रट के मार्क्स लाना चाहते हैं, वो अलग मसला है, वो उनको भी अपनी जगह ठीक है। गहराई से नहीं समझना चाहते हैं तो उनके साथ आप ज़बरदस्ती तो उनको समझा नहीं सकते। नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं, उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। अब देखिए क्या होता है, जैसे इस कविता के अंदर ये जो बताया गया है, मैं आपको बताता हूँ बहुत मज़ेदार बात। आप इसमें वर्ड यूज़ कर लिया नई कविता में। अब क्लास 6 का बच्चा क्या समझेगा नई कविता क्या है? अब इस तरह के जब हम अवधारणाओं का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस 6 क्लास के बच्चों को हम पहले पूरी अच्छी तरह से समझाएं कि नई कविता क्या है, बिंब क्या है। बहुत सारे इसमें शब्द ऐसे आ जाते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते, तो थोड़ा ठीक है आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। बिंब को अंग्रेजी में इमेज बोलते हैं, चित्र बोलते हैं। जैसे कुछ कहा और उस किसी के मुख से निकले शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक चित्र सा बन गया, एक इमेज बन गई, उसी को हम बिंब बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बातचीत लड़की ने चंद्रमा के साथ की है, तो आप जब शब्दों को सुनते जा रहे हैं तो आपके मस्तिष्क में एक कल्पना से एक विचार बनता जा रहा है, चित्र बनता जा रहा है, उसी को हम बिंब बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इमेज बोलते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का अधिक प्रयोग होता था। ये नई कविता क्या अर्थ है बच्चों कि नई कविता एक मोमेंट थी, मतलब बहुत सारे कवियों ने सोचा कि हम इस तरह की कविता लिखेंगे जिसमें हम राइमिंग वर्ड की बजाय अपने शब्दों का ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि सुनने वाले के दिमाग में चित्र बन जाए, यानी कि राइमिंग आए या ना आए लेकिन सुनने वाले के दिमाग में हम जो बोलना चाहते हैं उसका चित्र बन जाए। इसी को नई कविता कहा गया था, ये आप इतना समझ लीजिए। अब इसमें इसलिए के लिए क्या किया गया है, गोल बताने के लिए बी ल कुल शब्दों को अलग अलग कर दिया गया है। इस तरह से आप अपनी तरफ से बहुत से शब्द जोड़ सकते हो। बस कुल मिला के आप इतना समझिए कि इस कविता में राइमिंग वर्ड नहीं है,
सिर्फ आप देखिए कि इस कविता को जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक चित्र बन जाता है कि एक लड़की है, वो चंद्रमा से बातें कर रही है। प्रश्न भी पूछ लिया गया कि चंद्रमा से बातें किस दिन कर रही है, वो पूर्णमासी का दिन है, अमावस्या का दिन है, सप्तमी का दिन है, अष्टमी का दिन है, कोई भी तिथि हो सकती है। अनुमान और कल्पना। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। जैसे इसमें बताया गया कि जो कविता एक तरफा है, वन साइड स्टोरी है, वन साइड इसका पूरा जो हमारे साथ संदेश निकल के आता है। लड़की बात करी, चंद्रमा यानी चांद, मून उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा है। तो इस प्रश्न में ये पूछा गया कि यदि आप चंद्रमा की तरफ से कोई उत्तर देना चाहेंगे तो वो चांद क्या जवाब देगा, वो अपनी तरफ से लिखिए कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये तो मेरी आदत है, भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया है, मैं घटता रहता हूँ, बढ़ता रहता हूँ, तुम गलत कह रही हो, मुझे ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी तरफ से बहुत सी बातें इमेजिन कर सकता है। और मैं इसी तरह से सुंदर सुंदर कपड़े पहनना पसंद करता हूँ, मेरी तो बहुत सुंदर पोशाक है और इसमें बहुत सारे तारे जड़े हुए हैं। तो और वो ये भी कह सकता है लड़की से कि तुम्हारी पोशाक भी बहुत सुंदर है। यानी कि वो या तो वो चिढ़ जाएगा या तो वो मित्रता की तरह आपस में एक दूसरे की तारीफ करेंगे। यानी आप अपनी तरह से भी इमेजिन करके कुछ लिख सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लिखेंगे। लिखा है ना इसमें, अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो, यानी प्रोज में या पोएट्री फॉर्म में आपको इसको लिखना है। या तो कहानी वानी के रूप में, अनुच्छेद के रूप में लिखिए, या आप इसको कविता के रूप में भी लिख सकते हैं कि यदि आप सूरज से आप बात कर रहे हैं तो क्या क्या कहेंगे कि बहुत गर्म हो, बहुत लाल हो, सुबह सुबह निकल आते हो, दो लोगों को जगाते हो, आपसे पूरी दुनिया चलती है। आप किसी तरह से इसको लिख सकते हैं। आप उठ जाते हैं, मुझे हमें स्कूल जाना पड़ता है। यानी आप अपनी तरह से कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, आप कुछ भी चाहें। फिर इसमें नीचे लिखा हुआ है, इसी तरह कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। यानी पेड़ से बात करके लिखें, बिजली का खंभा बात करें, सड़क बात करें, पेट्रोल पंप बात करें, आप कल्पना से कर सकते हैं। हाँ, जैसे पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, ये जो शब्द आए हैं 7वीं कक्षा की जो वसंत है उसमें एक पाठ है पापा खो गए। आप उस पाठ की मदद ले सकते हैं, आपको बहुत सारा उसमें मटेरियल उसमें मिलेगा, ये जो आपके उसमें लिखा हुआ है। भाषा की बात, चांद संज्ञा है, चांदनी, रात में चांदनी विशेषण एडजेक्टिव है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। प्रत्यय मतलब जो शब्द के बाद जुड़ करके शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। जो पहले जुड़ते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। अब जैसे लिखा है, गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, कश्मीरी भाषा, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। अब देखिए, पगड़ी कैसी है? गुलाबी है। मखमली क्या है? घास है। कीमती क्या है? गहने हैं। ठंडी क्या है? रात है। जंगली क्या है? फूल है। कश्मीरी क्या है? भाषा है। तो आपने देखा इसमें विशेषण आपने निकाला। अब इसकी संज्ञा भी आप अपने तरह से कुछ और लिख सकते हैं। कुछ काम आपको भी सर्च करना पड़ेगा, इसे आप सीखेंगे। दूसरा, गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, ये शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4 शब्द युग्म यानी जोड़े सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। आपने देखा बहुत से शब्द होते हैं, चाय वाय बोल देते हैं, छोटा मोटा बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह से जो शब्द जोड़े में इस्तेमाल होते हैं वही आपको यहाँ पे लिखने हैं। बिल्कुल गोल कविता में इसके 2 अर्थ हैं, गोल आकार का या गायब होना। यानी कि बिल्कुल गोल यानी गायब हो जाते हैं, जैसे कहते अरे तुम तो गोल ही हो गए थे। गायब हो जाना और बिल्कुल गोल हो जाना, यानी फुल मून नाइट की बात हो रही है। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनसे 2-2 अर्थ निकलते हों। ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि ज्वाइंट कर देते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाइए। ताकि से, जबकि से, चूंकि से, हालांकि से, इन वाक्यों में इनको प्रयोग करो, यानी 2 सेंटेंसेस को ये जोड़ देते हैं। गपशप, गपबाजी के इन शब्दों के अर्थ में अंतर है, तुम्हें क्या लगता है? लिखिए। कुछ करने को, पृथ्वी, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई यहाँ पर। पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए यानी घूमते हुए
चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है, चक्कर लगाता है। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती हैं, यानी कि वर्ष और महीने को हम काउंट करते हैं। सामान्यतः यानी ज़्यादातर 30 दिनों के महीने होते हैं, जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। 30 दिनों में 15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं, पक्ष यानी 15 दिन। जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक जाता है उसे शुक्ल पक्ष, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6 माह के 2 अयन होते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे उत्तरायण कहते हैं, और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। आप बच्चों ये जो नाम दिख रहे हैं आपके घर में हिंदी का जो कैलेंडर होता है या कोई ऐप अगर आप डाउनलोड करोगे उसमें भी आपको नाम मिलेंगे। जो नाम है 12 ये हिंदी महीनों के, हिंदी में जो महीना है बच्चों वो हमारा नवरात्र से शुरुआत होती है। जो हमारे होली के बाद नवरात्र होते हैं तब से हमारे हिंदू वर्ष की शुरुआत होती है। 9 वर्ष वहाँ से शुरुआत मानी जाती है, जबकि आप देखते हैं अंग्रेजी में 1 जनवरी से ही शुरुआत हो जाती है। सूर्य की गति से माना जाता है और ये चंद्रमा की गति से माना जाता है, यानी कि हिंदी के जो हिंदू नववर्ष है वो आपका नवरात्र से शुरुआत होती है जो होली के बाद होते हैं। बाकी आपने देखा कि जो अंग्रेजी के हैं वो हर बार उनका फिक्स है 1 जनवरी से ही वो शुरू होता है। यहाँ ध्यान रखिए कि जब चंद्रमा जो होता है जब वो अपना पूर्णमासी की तरफ बढ़ता है तब हम उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष, यानी जब चंद्रमा दिखता है और वो धीरे धीरे पूरा हो जाता है। और जब घटता है यानी कि पूर्णमासी से वो धीरे धीरे कम होता गायब हो जाएगा, तब जब घटना शुरू होता है उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, यानी कि अंधेर पक्ष भी गाँव में लोग बोल देते हैं। शुभ कार्य के लिए कई लोग कहते हैं उचित नहीं होता है, ऐसा मानते हैं लोग। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें हमारे यहाँ के जो त्यौहार हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, वो सब के सब इन्हीं तिथियों से निर्धारित होते हैं, और ये तिथियाँ निर्धारित होती हैं चंद्रमा की गति से। तो आपने आज बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझ लिया है। अंग्रेजी कैलेंडर की वार्षिक गणना यानी जो पूरे वर्ष की गणना है, काउंटिंग है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार 365 दिनों की होती है। इसके महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर यानी चक्कर लगाने पर आधारित नहीं है। इसमें वर्ष के 365 दिनों को ही 12 महीनों में विभाजित किया जाता है। इस कैलेंडर के सभी महीने 30 दिन के नहीं होते। अप्रैल, नवंबर, सितंबर इनके हैं दिन 30, फरवरी है 28 दिन और बाकी सब 31 दिन के। आपको पता है बाद में लीप ईयर जो होता है उसमें फरवरी जो है 29 दिन की भी होती है। अब देखिए नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं कृष्ण जो क्री लिखा हुआ है यहाँ पर, हम अपने बाएं तरफ देखिए, क्री का मतलब है कृष्ण पक्ष और प्रतिपदा का मतलब 1 तारीख। ठीक है, द्वितीया मतलब 2 तारीख, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी मतलब 11, द्वादशी मतलब 12, त्रयोदशी मतलब 13, चतुर्दशी 14 और इसके बाद 15वां दिन जो होता है अमावस। क्योंकि क्री लिखा है यानी कृष्ण पक्ष है, यानी कि जब कृष्ण पक्ष में चंद्रमा ऊपर धीरे धीरे घटता खत्म हो जाएगा तो इसका 15वां दिन है वो अमावस हो जाएगा। उसके ठीक दिन थोड़ा सा जब चंद्रमा दिखेगा तो उस दिन वो चंद्रमा क्योंकि अब बढ़ने की शुरुआत हो रही है तो पहला दिन जो होगा उसको शु लिखा जाता है, यानी शुक्ल पक्ष का शॉर्ट फॉर्म है शु। तो प्रतिपदा 1 तारीख जो होती है उसको प्रतिपदा बोला जाता है। तो आपने देखा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी यानी पूर्णिमा। आप देखते हैं जो दशहरा वगैरह है, विजयदशमी आपने सुने होगा, विजयदशमी सुना है, रामनवमी सुना है, तो यहीं से वो नाम बच्चों लिए जाते हैं। सब हिंदी के ही त्यौहार यहीं से होते हैं। उसके बाद आपका दुर्गाष्टमी, दुर्गा नवमी, महानवमी ये सब यहीं से है। चंद्रमा के तिथियों के अनुसार ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं। अब अंग्रेजी देखते हैं। अब आप देखिए नवंबर का महीना दिखा रहे हैं और ये वर्ष कौन सा 2006 है। 6 नवंबर से 4 नवंबर सन 2006। आप देखिए इसमें 6, 7 इसमें तो ये तो कैलेंडर आप जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है।
ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं? जाहिर सी बात है, जो आपको मैंने बताई हिंदी वाले वही हैं। दिए गए दोनों कैलेंडरों के अंतर स्पष्ट करो, एक में सूर्य के हिसाब से, एक में चंद्रमा के हिसाब से। ठीक है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ है वो मैंने आपको बता ही दिया है। कृष्ण पक्ष जब चंद्रमा जो है घटते घटते बिल्कुल खत्म हो जाता है और अमावस आ जाती है, और जब बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी की तरफ जाता है तब उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। शुक्ल का मतलब उजाला, कृष्ण का मतलब है अंधेरा। तो इतना आपको अच्छी तरह से मुझे लगता है समझ में आ गया है, बहुत गहराई से। फिर भी अगर आपको कुछ और चंद्रमा के बारे में जानना है, चंद्रमा की गति के बारे में जानना है, कोई आपको शंका हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके प्रश्नों के पूरे उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो। अगला जो वीडियो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ कक्षा छठी से ही ला रहा हूँ, और वो पाठ आपके सामने जो ला रहा हूँ उस पाठ का नाम है लोकगीत। इस लोकगीत पाठ को बहुत विस्तार से बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ में शेयर कीजिए, समझिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब तब कीजिए जब आपको लगता है कि आप कुछ समझ रहे हैं और चैनल आपके काम का है। धन्यवाद।